कम्युनल वायलेंस या कम्युनल हेट्रेड आप कह लीजिए, एक लेमन आदमी को समझ में आए तो मैं बताने की कोशिश करूं तो हिंदू मुसलमान करना, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना। अब कैसा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है, हम हालांकि कहते हैं कि हम बहुत पीस में रहते हैं, हिंदुस्तान बहुत पीस में, हम पीस में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं कि अगर वो कम्युनल वायलेंस ना फैलाए, हिंदू मुसलमान ना करे, तो उनका दाना पानी नहीं चलेगा। अपना दाना पानी चलाने के लिए जनता के घरों में आग लगाना वो बिल्कुल भी सही समझते हैं। अब जो मैंने कल न्यूज आपको कवर करके बताई थी, जहां पर एक मुसलमान, बूढ़ा मुसलमान इंसान जिसको कुछ लोग मार पीट रहे हैं, उनकी दाढ़ी काटी जा रही है, यहां तक कि ये भी बोला गया कि उनसे कहा गया था कि आप जय श्री राम बोलिए और वंदे मातरम के नारे लगाइए। लेकिन आप अगर एक बात नोटिस करेंगे तो जो वीडियो वायरल हो रही है वो म्यूट क्यों हुई है। अल्ट न्यूज जैसी बड़ी न्यूज एजेंसी के जो को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर, उन्होंने वो वीडियो को अपलोड किया था। अब पुलिस कंप्लेंट दर्ज की जा रही है इस फेक न्यूज को फैलाने के लिए, क्योंकि अलेजिडली ये बात निकल के आ रही है कि जय श्री राम और वंदे मातरम वाली बात कहीं आई ही नहीं थी। इसको जबरदस्ती कोट किया गया ताकि लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान कराया जा सके। पूरी जानकारी, ज्यादा जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। उन्होंने वीडियो तक फिलहाल डिलीट कर दी है अपने ट्विटर अकाउंट से, सारी जानकारी मैं आगे दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश से ही ये भी खबर निकल के आ रही है, जहां पर एक पिता अपनी 19 साल की बेटी को टाटा बाय बाय बोल के जाता है उसकी शादी का इन्विटेशन कार्ड अपने परिवार और दोस्तों के बीच बांटने, लेकिन जब वापस आता है तो देखता है कि उसकी बेटी अपने घर में मरी हुई पड़ी है। पूरी जानकारी क्या कुछ हुआ आगे आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह, समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। किसी भी चीज को कम्युनल एंगल कैसे दिया जाता है? अब बस कह दीजिए कि इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बोला, देखिए हिंदू भड़कते हैं कि नहीं, या किसी को कह दीजिए कि इन्होंने मुसलमान के खिलाफ बोला, आप देखिए मुसलमान भड़कते हैं कि नहीं। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप बस कह दीजिए। कैसा है कि अब ये जो अल्ट बालाजी, माफ कीजिएगा, जो अल्ट न्यूज एजेंसी के को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर, उन्होंने सबसे पहले इस वीडियो को, जहां पर आप देख सकते हैं कि उन बूढ़े चाचा को मारा पीटा जा रहा है, उसको रिलीज किया और उसके ऊपर लिख दिया कि इनको जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया था, यहां तक कि वंदे मातरम बोलने पर मजबूर किया गया था और उसी वजह से इनको मारा पीटा गया। अब पूरे मीडिया वाले, जर्नलिस्ट, सारे लोग उन आदमी को, उन चाचा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो किसी को मिल नहीं रहे। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद जो उनके बेटे हैं वो मिले, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी जय श्री राम बोलने के लिए फोर्स किया गया, इस बात का जिक्र नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को मारा पीटा गया, जिसकी वजह से वो काफी डिप्रेस हैं, किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, उनको मारे पीटे जाने की वजह से उनकी दाढ़ी तक काट दी गई, तो उनको उस बात को लेकर जस्टिस दिलाया जाए। जय श्री राम की बात को लेकर कोई बात नहीं कही गई। मैं आगे आपको बताऊं तो ये सारी चीजें क्यों आखिर की जाती है, अगर आप समझ सके तो बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आप कहीं पर भी लिख देंगे कि इनको जय श्री राम कहने के लिए फोर्स किया गया था, तो अब आम जनता जो है वो एग्री कर लेगा, क्योंकि मुसलमानों के साथ ये पहले भी रियल में हो चुका है। तो उनके लिए मानना बहुत आसान है कि हाँ, इन्होंने दंगे भड़काने के लिए जरूर किया होगा ऐसा, या हेट्रेड में आके ऐसा जरूर बोला होगा कि नहीं तुम जय श्री राम बोलो, आदमी आराम से मान जाएगा। लेकिन आप अगर फैक्ट चेक करें तो वीडियो बिल्कुल भी म्यूट की गई थी जानबूझकर, क्योंकि उसके अंदर ऐसा तो कुछ बोलने को बोला ही नहीं गया था। तो अगर वीडियो म्यूट नहीं की गई होती तो इस बात को कोई मानता कैसे? इसी वजह से उस वीडियो को म्यूट कर दिया गया था। अब पुलिस ने ये फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करना शुरू कर दिया है। ट्विटर इंडिया, ट्विटर ग्लोबल के खिलाफ भी कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया गया है। तो इन्होंने, जो मोहम्मद जुबैर हैं, उन्होंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया और उन्होंने कहा कि मैंने जो पुलिस वालों से बात की उसके हिसाब से, और कई सारे जर्नलिस्ट हैं जिनसे मैंने बात की, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने वीडियो पोस्ट किया है इसमें जय श्री राम का कोई एंगल नहीं है। अब आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के दिमाग से खेलने की कोशिश करते हैं। एक बार जब सच्चाई सामने आ जाती है तो इवेंचुअली उनको पीछे हटना पड़ता है। अगर आप समझ के देखें तो अगर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का माहौल नहीं होता तो ये सारी बातें जनता के बीच नहीं आती।
ये बात को जितना तुक मिला है उतना तुक मिलता ही नहीं। हाँ, इलेक्शन का समय है जिस वजह से इस बात को और ज्यादा उछाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते ऐसे हादसे आपको देखते रहने मिलेंगे। सिंपल सी बात यही है कि आप ज्यादा सतर्क रहिए, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, वरना लोग आपको डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश हमेशा की तरह करते रहेंगे। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जिनका नाम बताया जा रहा है कि कल्लू और आदिल। एकदम लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं कि इसको जबरदस्ती कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है, तो वो ये है कि इस अटैक में कुछ मुसलमान लोगों का भी नाम मौजूद है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान को ये तो नहीं बोलेगा कि तू जय श्री राम बोल। कॉमन सेंस की बड़ी बात है, जबरदस्ती कम्युनल एंगल इसको दिया जा रहा है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, कोई भी जात हो, किसी के भी खिलाफ बिना फैक्ट्स के ऐसे कम्युनल हेट्रेड नहीं फैलाना चाहिए। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो पिछले साल दंगे किए गए थे उसके अंदर 3 जेएनयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया था और अभी तक वो बेचारे पुलिस कस्टडी में ही थे, जिसके बाद दिल्ली की हाई कोर्ट ने अब जाके उन तीनों स्टूडेंट्स को बेल दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली की स्टेट पुलिस है वो बिल्कुल भी भूल चुकी है कि जो टेररिस्ट होते हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उसके बीच एक बॉर्डर होता है। उस बॉर्डर को इन्होंने ब्लर कर दिया है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है और कौन टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है। बिल्कुल भी इन स्टूडेंट्स के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी का केस चलाना गलत होगा। जो प्रूफ पुलिस ने सबमिट किए हैं उससे ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि ये स्टूडेंट्स ने टेररिस्ट एक्टिविटी की है। इस बात को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको टेररिस्ट एक्टिविटी करार नहीं दिया जा सकता। यहां तक कि इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर हम प्रोटेस्ट करने से ही लोगों को रोकने लगे तो डेमोक्रेसी कहीं खो सी जाएगी। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश की भी बात को उठाए जहां पर एक जर्नलिस्ट को लोगों ने मार दिया, लीकर माफिया ने मार दिया, टू बी मोर एक्यूरेट लीकर माफिया ने कंस्पिरेसी करके उनकी जान ले ली। कई सारी सरकारें सवाल उठा रही हैं, पूछ रही हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जाए कि पता चले कि किसने आखिर ये सारी चीजें की। लेकिन इस मामले पर उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी चुप है, यहां तक कि सेंटर ने भी चुप्पी साध रखी। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तीनों स्टूडेंट्स को बेल करार दी है। आपको याद है कल मैंने आपको एक न्यूज अपडेट दी थी जहां पर मैंने आपको बताया कि हरिद्वार में जो कुंभ हुआ था उसमें 4 लाख लोगों के कोविड टेस्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई। तब जाके पता चला कि उसमें से 1 लाख से भी ज्यादा कोविड के टेस्ट बिल्कुल भी फेक थे। अब इसको यह भी कहा जा रहा है कि कंट्रीज लार्जेस्ट फेक कोविड टेस्ट स्कैम है ये। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? मान लीजिए आपने अपना कोविड टेस्ट किसी को दिया तो वो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करने लगेगा कि आपकी कोविड टेस्ट असली है या नकली है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 लाख लोगों के कोविड टेस्ट रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा? सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो देहरादून से एक एलआईसी के एजेंट है जिनका नाम है विपिन मित्तल। उनके फोन पर एक मैसेज आता है कि जो आपने कोविड टेस्ट कराया था उसका टेस्ट रिपोर्ट आ गया है और आप नेगेटिव है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने अपने कोविड का टेस्ट कराया, उनको मैसेज आ गया कि भाई आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। दिक्कत यह है कि उन्होंने कोई कोविड टेस्ट कराया ही नहीं था। जी हाँ, दिक्कत ये है। इसके बाद उन्होंने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं था। कोई भी हेल्थ स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं था। उसके बाद उन्होंने मजबूरी में आके हायर अथॉरिटीज को मेल किया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के हायर अथॉरिटीज को ये मेल फॉरवर्ड किया, तब जाके उन्होंने इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इतना बड़ा सच सबके सामने आया। खाने पीने के शौकीन है तो आपसे खाने पीने के बारे में बात करते हैं। जो एडिबल ऑयल है, खाने वाली तेल, उनकी कीमतों ने जो आसमान छुआ है उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। पिछले 1 साल के अंदर 30% से लेके 77% तक, यानी कि 30 to 77% की बढ़त दर्ज की गई है। जी हाँ, इतना ज्यादा। कोई भी तेल का आप नाम ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, सब में 20-25 से 50% की बढ़त है। जो मेट्रो सिटीज है, जो सिटीज है हमारे जैसी, उसमें 50% तक बढ़त आई है। कलकत्ता की बात करें तो वहां 77% की बढ़त दर्ज की गई है। अब इतना ज्यादा खाने के तेलों में दाम बढ़त होना, यहां तक कि पेट्रोल डीजल के बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं क्या ही आपको बताऊं। अब इतनी ज्यादा बढ़त जो है आरबीआई के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए काफी दिक्कत रिपोर्ट्स क्रिएट करने में करने वाली है।
मैं आपको एक काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता हूं, जहां पर मुंबई में जो राइट्स पैनल है जो आपके हक का ख्याल रखती है, उन्होंने मुंबई पुलिस से यह कहा है कि वो 2 महिलाओं को 5-5 लाख रुपए दे। आखिर क्यों दे? तो ये वजह है कि उनके खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा था उसका केस पुलिस ने सालों तक रजिस्टर ही नहीं किया। एक महिला के केस में तो 12 साल हो गए, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट चल रहा था उसके खिलाफ कोई केस ही रजिस्टर नहीं किया, जिसकी वजह से अब जाके फाइनली इतनी देर करने की वजह से उनको 5-5 लाख रुपए पुलिस को भरने को कहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला राइट्स पैनल की तरफ से कैसा है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बॉलीवुड और कंट्रोवर्सी की क्वीन कंगना रनावत, इनका जो पासपोर्ट है वो फिलहाल एक्सपायर होने वाला है सितंबर में। इनको अब्रॉड जाना है अपनी नई फिल्म की शूटिंग करने, तो इनको अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना है। पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए इन्होंने दिया तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं इनके खिलाफ पता नहीं कितने सारे संख्या में केसेस चल रहे हैं, तो उन्होंने रिन्यू करने से मना कर दिया। कंगना रनावत ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की कि उनके पासपोर्ट को रिन्यू कराया जाए, लेकिन अब जाके बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस को अडजर्न कर दिया विद नो ऑर्डर। कोई ऑर्डर नहीं पास किया गया। उनके वकील से पूछा गया कि कंगना रनावत चाहती तो पहले भी आ सकती थी कोर्ट के पास, अभी तक वो कहाँ थे। उनके जो वकील है उनका कहना है कि अब्रॉड में एक फिल्म की शूटिंग करनी है, उनकी जो टीम है वो ऑलरेडी लोकेशन पर पहुंच चुकी है, लेकिन इसको रिन्यू नहीं किया जाएगा तो कंगना रनावत नहीं जा सकती, जिसके बावजूद कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं सुनाया। चेन्नई से एक खबर निकल के आ रही है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी को स्टॉक करने वाले को जान से मार दिया। तो आखिर क्या कुछ हुआ? इनकी एक बेटी है जिसकी उम्र बस 16 साल है, 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक 22 साल का लड़का इस लड़की का पीछा कर रहा था, इससे बात करने की कोशिश करता था। इस लड़की ने अपने पापा को इस बारे में बताया। 3 बार उन्होंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। एक दिन अचानक से घर वापस जाते टाइम वो लड़का बीच रास्ते में उसको रोक के उससे अपने प्यार का इजहार करता है। वो उसको बातचीत करके वहां से भगा देती है। घर पे जाती है, अपने पापा को बताती है। उनको जब इस बारे में पता चलता है तो वो एक लोहे की रॉड उठाते हैं और उस लड़के को ढूंढने निकल जाते हैं। उसके बाद उसको ढूंढ के तब तक मारते हैं जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। फिलहाल पुलिस ने इस इंसान को अरेस्ट कर लिया। चलिए अब आपके लिए आज की आखिरी न्यूज अपडेट कवर करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में एक पिता अपनी 19 साल की बेटी को घर छोड़ के जाता है उसी की शादी के इनविटेशन कार्ड को अपने परिवार और दोस्तों के बीच बांटने, लेकिन जब वापस आता है तो देखता है कि उसकी बेटी की जान जा चुकी है। आखिर इस बीच हुआ क्या? जब उसके पिताजी इनविटेशन कार्ड बांटने जाते हैं तो ये लड़की अपने होने वाले पति के साथ शॉपिंग करने जाती है, क्योंकि उसका होने वाला पति उसको शॉपिंग करने के लिए बुलाता है, लेकिन उसके बदले वो उसकी जान ले लेता है। अब पुलिस ने अरेस्ट किया तो पता चला कि आखिर वजह क्या थी। लड़के का कहना है कि मैं उससे प्यार जरूर करता था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। तो शादी ना करने चाहने की वजह से उसने उस लड़की की जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में रखा है और उसके खिलाफ आईपीसी की सारी धाराएं जो एप्लीकेबल है वो लगा दी गई है। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात की जाएगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।